तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में। और लगातार कवरेज जारी है, दिन भर की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। लगभग 350 सीटों पर आज पूरा हो जाएगा मतदान और लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मतदान प्रतिशत आपको बता दें, मतदान प्रतिशत जो है सुबह 11 बजे तक का हमारे पास आ चुका है। 24.87% मतदान सुबह से अभी तक फिलहाल हो चुका है। तो लगातार पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और जो नेता है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इसी के साथ ही जो जनता है, आम जनता, वो भी अपने मत के प्रयोग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है। तो एक एक पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। उसी में आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में 23.10% मतदान हो चुका है 11 बजे तक। बिहार में 22.54% मतदान हो चुका है। वहीं जम्मू और कश्मीर में एक सीट पर यानी श्रीनगर की सीट पर सुबह से मतदान चल रहा है, तो वहां पर 14.94% मतदान हो चुका है। वहीं झारखंड की अगर बात करते हैं तो 27.40% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 32.38% मत का प्रयोग हो चुका है 11 बजे तक सुबह। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो 17.51% मतदान हो चुका है, यानी लोग अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं ओडिशा की तरफ आ जाते हैं, 23.28% मत का प्रयोग हो चुका है। मतदान प्रतिशत 23.28 पहुंच चुका है। तेलंगाना की बात करते हैं, जहां पर 17 की 17 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। वहीं 24.31% यहां पर मत का प्रतिशत पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 27.12% मतदान प्रतिशत है। वहीं पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं तो 32.78% मत का प्रयोग सुबह से लोग कर चुके हैं, यानी वोटिंग प्रतिशत में चौथे चरण में भी लगातार आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है, यानी लगातार पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें जो है वो पश्चिम बंगाल में भी लगी हुई है, अन्य 10 राज्यों में भी, जहां पर सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 5 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी है। वहीं कई ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनकी सीट पर आज वोटिंग होनी है। कुछ क्रिकेट सेलिब्रिटीज भी है और साथ ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी है जो अपने किस्मत आजमा रहे हैं राजनीतिक रण में। ऐसे ही बड़े बड़े चेहरों ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है। तो हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको एक एक मिनट का अपडेट दे रहे हैं कि कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कहां किसने वोटिंग की है और कैसी कैसी चीजें और कैसा कैसा अपडेट इस बीच हमारे साथ पहुंच रहा है। वैसे ही और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और 10 राज्यों की 96 सीटों पर सुबह से ही मतदान चल रहा है। इस बीच हमारे बीच चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल बना हुआ है और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक गहलोत जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और अन्य मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत दीपक जी आप ही से कर लेते हैं। आज जो है 96 वोटों पर सुबह से 96 सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है और 283 सीटों पर पिछले 3 चरणों में हो चुका है, यानी 350 से ज्यादा सीटों पर आज पूरी तरीके से मतदान हो चुका होगा। तो एक तरीके से निर्णायक भी इसको कह सकते हैं। तो कितना अहम हो जाता है ये पार्टियों के लिए, लोकतंत्र के लिए या पूरे भारत की राजनीति के लिए? आज का चरण कितना महत्वपूर्ण है इस बार 2024 के लिए? आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि ऐसा पूरे विश्व में कहा जाता है, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री विद डेमोक्रेसी। 150 करोड़ के लगभग जनता अपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है और अपने नेताओं को चुनती है जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक एक मत का भारत की राजनीति में बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। हर एक व्यक्ति को अपने नेता चुनने का अधिकार मिलता है, सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। पूरे इलेक्शन का जो एक शेड्यूल आता है उसमें प्रत्येक चरण का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और जैसा कि फर्स्ट डे से आप शुरू करिए, जिस दिन से पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंडिडेट निर्धारित करती हैं, उसके बाद वो अपने चुनावी दंगल में उतरते हैं और वोट जनता को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मत मिले और वो जीत कर उनका प्रतिनिधित्व कर पाए। सब अलग अलग मुद्दों के साथ आते हैं, कुछ मुद्दे ही नहीं एक पार्टी के पास रहते हैं, कुछ मुद्दे दूसरी पार्टी के पास रहते हैं। जो जिसको रिझा लेता है उसकी तरफ मतदान अधिक हो जाता है और वो जीत जाता है। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और प्रत्येक चरण बहुत बड़ी भूमिका रखता है भारत के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। बिल्कुल, तो काफी अहम आज का ये चरण है जैसा कि आप बता रहे हैं और प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक तरीके से निर्णायक होगा। 350 से ज्यादा सीटें, यानी ये कहे कि ज्यादातर सीटों पर आज मतदान हो चुके होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और भी मेहमान बने हुए हैं। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, ज्योति जी आ रही है।
नीरज जी, बहुत अहम सीट है खूंटी झारखंड की, जहां पर 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के अर्जुन मुंडा जी, और उसी के साथ ही सांसद हैं। और आपको बता दें, आपकी तरफ से कालीचरण मुंडा जी को यहां पर मैदान में उतारा गया है। तो कितना महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्या लगता है कालीचरण जी कितनी टक्कर दे पाएंगे उस चेहरे को जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका है राज्य का? देखिए, ये सीट वही जीतेंगे, हम पक्की तौर से निश्चित कह चुके हैं। उनके मुकाबले में कोई नहीं है और मजबूती से वो चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे बीजेपी वाले कोई भी आ जाए सामने, कोई और पार्टी आ जाए, ये नीच जितनी कांग्रेस की झोली में जाएगी, इंडिया गठबंधन की झोली में जाएगी। लेकिन सामने वाला उम्मीदवार कमजोर तो नहीं है, 3 बार मुख्यमंत्री, सांसद हैं, देखिए, एक कमजोर बड़ा कोई भी नहीं होता, कमजोर कोई भी नहीं होता, लेकिन वक्त के हालात ऐसे होते हैं। ये देश की जो जनता बीजेपी की नीतियों को देख रही है, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बरगलाने का काम किया है। ये देश मुद्दों पे चुनाव चाहता है, धर्म पे चुनाव नहीं चाहता। धर्म पे चुनाव इन्होंने लड़ लिए, बहुत लड़ लिए। जनता 2 बार मूर्ख बन ली, तीसरी बार मूर्ख कोई बनेगी। राम मंदिर के निर्माण पे लड़ेंगे, राम मंदिर का निर्माण हमने करा दिया। अरे आपने क्या करा दिया, वो तो कोर्ट के आदेश पे हुआ है। कोई भी सरकार होती, शायद हमारी सरकार होती, आपकी न होती, थर्ड पर्सन की सरकार होती, तब भी राम नंबर बन रहा। वो तो कोर्ट ऑफ ऑर्डर से बना है। ये क्या लाए, ये देखो पीछे बोलना शुरू हो गए राम मंदिर के नाम पे। बोलना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है जी, राम मंदिर के नाम पे बोलते हैं, बोलने को है ही नहीं। तो कितनी मिर्ची लगी इनको, कितनी मिर्ची लगी। यहाँ पर लड़ने से कुछ थोड़ी होगा, यहाँ पर तो बस अपनी बातें रखिए, अपने मुद्दे रखिए। कितनी मिर्ची लगी इनको, देखो कितनी मिर्ची लगी है। शर्मा जी रोकूंगी आपको, बार बार टोकना भी अच्छा नहीं लगता है। एक बार बात खत्म होने दीजिए, फिर आप ही के पास लौट रही हूँ। ये देखो जी, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भाई साहब, आपकी सरकार ने बना है, लेकिन बना है कोर्ट के ऑर्डर द्वारा। ये क्रेडिट आपको नहीं दिया दस्ता, कोर्ट ऑफ के ऑर्डर से बना है। मैं मानता हूँ आपकी सरकार ने बना है, तो आप इसकी इतनी मिर्ची क्यों लग रही है आपको राम मंदिर के निर्माण से? अरे तो राम मंदिर में इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भाई? राम जी को आप लाए थे क्या? राम जी वो कहते हैं आपको मिर्ची लग रही है, आप कहते हैं उनको मिर्ची लग रही है। लग किसको रही है ये जनता ही बता सकती है। फिलहाल शर्मा जी रोकूंगी आपको, एक बार जवाब पूरा होने दीजिए। जो भी आपको कहना है, जो भी आपको ऐड करना है उसके बाद कीजिएगा। एक बार जवाब पूरा होने दीजिए। भाई साहब, राम मंदिर घूम घूम के बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आप पूरे देश के राम मंदिर में घूम लिए, महंगाई दूर नहीं होगी। कितने मंदिर और बना लिए, किससे के महंगाई दूर हो गई क्या? बेरोजगारी दूर हो गई। बेरोजगारी आज वो जमीन करोड़ों शर्मा जी आपको पहले ही पता था। शर्मा जी लौटूंगी, आपको समय मैं दूंगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप ही को मैंने समय दिया था। एक बार नीरज जी को बोलने दीजिए, उसके बाद लौटूंगी। मैडम, अयोध्या की आज आप भूमि देखोगे, अयोध्या की भूमि में इतनी तेजी आ चुकी है। वहां की सारी जमीन, क्या आप इंटरनल इंक्वायरी करा लीजिए, मैं इनको आज चैनल पे करता हूँ, आप इंक्वायरी कराइए। सारी जमीन बीजेपी नेताओं की है। आज वो 20-20 गुना बढ़ गई है। इनको पता था राम मंदिर निर्माण तो वही होना है, पूरे देश को पता है। ये कोर्ट को इंतजार कर रहे थे। आप इस बात पे कुछ नहीं बोलेंगे। आप राम मंदिर के नाम पे इनको मिर्ची लड़ती है, हम लाए। भाई तुम लाए क्या राम को? राम जी तो पूरे संसार को लेके आए, आप क्यों ठेकेदार मत? अच्छा, यहाँ पर तो एक और मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है ना, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में बार बार उठ रहा है, आरक्षण का। राम मंदिर के निर्माण में दीपक जी आऊंगी आपके पास। क्यों खड़ी करी उसका देखिए, बोलेंगे कुछ बोलेंगे। शर्मा जी इतनी बार टोकना अच्छा नहीं लगता, एक बार सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पर उठाने वाली हूँ। ये मिर्ची वाली जो बात ये कह रहे हैं, वहाँ पर आरक्षण का भी तो मुद्दा बड़ा है ना। वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं बंटने देंगे। वो कहते हैं कि आप एक पक्ष को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। हम तो सभी धर्मों, सभी पार्टियों को जानते हो, सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। ये तो सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं। ये हमें मुसलमानों की पार्टी वो कह रहे हैं धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं करने देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करने देंगे। देखिए, धर्म के आधार पर रक्षण नहीं करते, फिर एक संविधान के पीछे क्यों पड़े हैं? अपने आपको हिंदू की पार्टी बोलते हैं, हमें मुसलमानों की पार्टी बोलते हैं। ये दोहरा इंसाफ क्या है? आपने भला करना है तो मुसलमानों को भी भला कीजिए। हिंदू क्यों बोलते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है ना जी, हिंदू के प्राइम मिनिस्टर। शर्मा जी आप अपने जवाब नोट कर लीजिए, आप अपने जवाब नोट कर लीजिए। लौटूंगी प्राइम मिनिस्टर, मैं आप शायद भूल गए हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो देश में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, उन सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको सबके बारे में सुनना चाहिए। आप खाली हिंदू बात करते हैं, हिंदू खतरे में पड़ गया, हिंदू खतरे में, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। ये क्या डबल प्रैक्टिस है? मुसलमानों के लिए कीजिए, और हम कुछ करते हैं तो हमें मुसलमानों की पार्टी बताया जाता है, और अपने आपको हिंदू का ठेकेदार बोलते हैं। इस बात पे क्यों नहीं बोलते आप? आपके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिंदू के प्राइम मिनिस्टर क्या? या तो आप चैनल पर स्वीकार के दिए सिर्फ वो हिंदू के प्राइम मिनिस्टर है, सनातन के प्राइम मिनिस्टर है, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ज्यादा मुसलमानों में वोट चाहिए, वहां ट्रिपल तलाक, हमने 3 तलाक कर दिया, वहां तो उसका फायदा लूटते हैं। तब वो नजर नहीं आते, मुसलमानों का बड़ा नजर नहीं आता, तब मुसलमानों का रक्षण नजर नहीं आता। तो वहां क्यों मानते हो?
वहां क्यों गिनवाते हो? आज आप मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हो, फिर मुसलमानों क्यों गिनवाते हो? हमने 3 तलाक कर दिया, 3 तलाक कर दिया। बताइए इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे? आपका कोई नहीं है, आपको सिर्फ सत्ता की लालची हो। अभी आपने बोला परिवर्तन संसार का नियम है। मैं चाहूंगा ये परिवर्तन बीजेपी पार्टी में होना चाहिए। मोदी जी को चेंज कीजिए आप, मोदी को क्यों नहीं चेंज करते? आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, ये जो जनता चाहेगी वही होगा। रोकूंगी यहाँ पर, ठीक है नीरज जी, रोकूंगी, हमारे यहाँ गरीब का बेटा, रोकूंगी। शर्मा जी आपको भी रोकूंगी, नीरज जी आपको भी रोकूंगी। एक मिनट रुक जाइए, दोनों को रोकूंगी। दीपक जी कुछ टिप्पणी इस पर करना चाह रहे हैं। काफी देर से सुन रहा था, बड़े शानदार। नीरज जी रुकिए, नीरज जी रुकिए। सुनिए, अब आप सुनिए। हाँ जी। अभी नीरज जी कह रहे थे कि हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, ऐसे जीत रहे हैं। तो नीरज जी, 1-2 सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ईवीएम ठीक हो गई क्या? ईवीएम ठीक हो गई? अब आप कहते थे ईवीएम में गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, चीटिंग से जीतेंगे। अब ईवीएम ठीक हो गई ना? आप स्वयं इस चीज को कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। मेरे सवाल सुन लीजिए, मैं इतनी देर से आपके नोट कर रहा था। नहीं, हार जाएंगे वो बता देंगे ईवीएम खराब है। शर्मा जी बीच में को कोर्ट ने बनवाया, तो अपने घटक दल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आपके साथ बैठी है, एक बार इनसे भी पूछ लीजिए कि कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना है या कोर्ट के फैसले से नहीं बना। क्योंकि इनके नेता को भी जेल में कोर्ट नहीं भेजा था। फिर मोदी के ऊपर तानाशाही का आरोप आप नहीं लगा सकते। अगर कोर्ट ने राम मंदिर को बनवाया, आओगे बार सवाल। केजरीवाल को भी जेल में राम मंदिर कोर्ट ने डाला, उसमें मोदी को तानाशाही मत बोलिए आप। तीसरी बात आपने बोला कि मोदी जी को बदल दीजिए। राहुल गांधी को बदला क्या कांग्रेस ने? आपकी पार्टी वालों से पूछिए। इतना लंबा उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बार बार हारने का, लगातार हारने का। कितने राज्यों में वो हारे, किसी को आज तक देश के प्राइम मिनिस्टर है क्या? अब सुन लीजिए, आप राहुल गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर है क्या? मेरे सवालों का जवाब सुन लीजिए, ठीक है? मोतीलाल नेहरू से चेन शुरू होकर राहुल गांधी तक पहुंच गई, फिर नीचे प्रियंका वाड्रा आ गई, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया, उनके बच्चे आ जाएंगे। राहुल गांधी का जो इतना सस्टेनिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार हारने का, बार बार हारने का और अपनी तर्कहीन बातें करने का, उनको बदलने का विचार कभी नहीं आया क्या आपके मन में? और तीसरी बात, आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में पड़ गया। नमाज जब मस्जिदों के अंदर, मैं आपको वीडियो भेजता हूं, आप मेरे को पहले नंबर दे दीजिए, बाद में मुझे पता आप क्या बोलने वाले। मस्जिदों की रिकॉर्डिंग है, इस्लाम खतरे में है, एकजुट होकर वोट देना है, इसको वोट देना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इसको वोट देना है, उसको वोट देना है। तो अपनी तरफ भी झांक लीजिए थोड़ा सा। दूसरे के ऊपर इतने आरोप लगाने से पहले आप खुल्लम खुल्ला ऐसे एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। नीरज जी लूंगी आपसे जवाब, आपकी टर्न में। विश्लेषक नहीं है तो बीजेपी के प्रवक्ता लगते हैं। आपकी बातों को आप लिखिए, इसका जवाब कीजिए। अब आप एक मिनट में अटक जाएंगे। अभिता जी आपके पास आ रही हूँ अपनी बारी में। भाई साहब, लगता है आपके खाते में 15 लाख आ चुके हैं, मुझे लगता है। नीरज जी बात होगी, दोनों तरफ से बात होगी। आप इस प्रकार से मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए जा रहे हैं, इस तरीके से चीजें नहीं चलती। ठीक है, आपकी पार्टी थी जिसने 19 वकील कोर्ट में खड़े किए थे राम का अस्तित्व नकारने के लिए। आपकी पार्टी थी जिसकी अध्यक्षा ने यह कहा था कि राम काल्पनिक है। तो अब आप ये मत कहिए कि कोर्ट ने बनवा दिया राम मंदिर और वहां पे बीजेपी के लोगों ने कोई आधार कार्ड या कोई मेंबरशिप कार्ड स्लिप देखकर किसी को जमीन नहीं दे रहे थे। जिसकी क्षमता थी उसने जमीन खरीदी। दीपक जी रोक रही हूँ यहाँ पर। आपके पास कौन सा डाटा है? दीपक जी यहाँ पर रोक रही हूँ आपको। बीजेपी के नेताओं की जमीन है वहाँ पे। ठीक है, ये डेटा दिखाएंगे ना, इनसे डेटा मांगा जाएगा। दीपक जी रोकूंगी। अभिता जी, नीरज जी इसके बाद आपके पास आऊंगे। अभिता जी, वो कहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि कोर्ट का डिसीजन था राम मंदिर बनाना, दूसरी तरफ आप फिर ईवीएम की बात करने लगते हैं। देखिए, पहली बात की बात आती है, ये लोग ना मुंह में राम बगल में छुरी वाला कर रहे हैं। और उन्होंने कैसे इस चीज को, आप जब डिबेट भी शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान जी आशीर्वाद नहीं देंगे, मतलब ये तय करेंगे भगवान जी क्या करेंगे। और ये खुद अलाना ग्रुप जो कि बीफ एक्सपोर्ट उनके पुजारियों का आप तनख्वाह नहीं देते, पुजारियों को भूखा मारोगे। शर्मा जी हो गई तनख्वाह वाली बात, हो गई, फिर ले लूंगी उसका जवाब। एक बार पुजारियों ने क्या कसूर किया था? पुजारी आपने भूखा मार दिए, आशीर्वाद देंगे आपको? शर्मा जी देखिए, बेहद गंभीर मुद्दा है, चर्चा होगी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो लोग सुनना भी पसंद करेंगे, मैं सवाल करना भी पसंद करूंगी। गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये एक टीवी चैनल पे बड़े
मतलब अच्छे तरीके से प्रवक्ता की तरह हमें एक बातचीत करनी चाहिए और तर्क और वितर्क। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ बार बार कि आप अच्छे सभ्य इंसान की तरह यहाँ पे तर्क और वितर्क करें, नुक्कड़ की तरह, मोहल्लों की लड़ाई की तरह वो जो लड़ते हैं ना, तो वो प्लीज वो ना करें। तो इसी पहली तर्क बात पर तो ये इसी तर्क अलाना पर मेरा ग्रुप से ये सवाल, चंदा ले लेते हैं तब इन्हें कोई आपत्ति नहीं। सुनिए तो वो अभी पूरी तक दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट इसी तर्क करते पर हैं मेरा और यहाँ सवाल- वहीं पर ये तय कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को भगवान आशीर्वाद देंगे या नहीं। तो नहीं, ये जो आशीर्वाद तो दोगला छोड़िए आप, पंथी मतलब आशीर्वाद जनता इस का चीज- यहाँ पर मायने रखता है, यहाँ पर जनता का आशीर्वाद मायने रखता है। यहाँ पर तर्क ये- पर आपने हाँ जी, तर्क की बात की तो जनता मैं का सवाल कर आशीर्वाद रही हूँ, मायने आपने रखता है। तर्क और की बात जैसे की तो मैं सवाल कर रही हूँ। सुन तो लीजिए हाँ एक बार, जी। सुन तो लीजिए। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में कोर्ट गलत हो जाता है, वहीं राम मंदिर के मामले में कोर्ट को आप सही कहते हैं। कैसे, इसको डिफाइन कीजिए ना। हमने कभी कोर्ट को गलत नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को हमने वेलकम किया, तभी हमारे राजनीतिक नेता भी जेल के अंदर, वो किसी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। पहली बात तो मैं ये इस बात पर आने वाली थी कि शर्मा जी को मैं ये बोलूं कि आप पीएमएलए बताइए मुझे, पीएमएलए क्या होता है, उस सेक्शन के अंदर क्या है। अगर नहीं आता तो फिर मैं आपको यहाँ टीवी चैनल पर ही समझाऊंगी कि उसके अंदर एफआईआर भी नहीं मिलती है। अगर आधार बता दिया गया तो अनिश्चित काल तक किसी को भी आरोप सिद्ध हो या ना हो उसको जेल में डाला जा सकता है। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे नेताओं पे आरोप सिद्ध हो गया। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है तभी जाकर आज अंतरिम जमानत पर बाहर है यहाँ। जबकि इतने सारे, अगर आप देखो राम रहीम है, उनको 21-50 हत्या करने के बाद ऐसे लोगों को पैरोल मिलती है। इस चीज पर तर्क दिए गए, ईडी को भी डांटा है सुप्रीम कोर्ट ने, पूरा तरीके से डांटा है कि क्यों नहीं मिल सकती अंतरिम जमानत। मिलेगी, ये 5 साल का चुनाव कंडीशनल बेल दिया, कंडीशनल बेल। अभी आरोप फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, शर्त जमानत दी है। मोहल्ले की लड़ाई बाद में करेंगे, मैं उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल मुझे सभ्य तरीके से बातचीत अच्छी लगती है और मैं पक्ष रखूंगी अपना। ठीक है, पहली बात तो जो तो वो जो आज अगर अरविंद केजरीवाल जी, हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, इतिहास लिख रहे हैं वो बैठ के, और उन्होंने जैसे जेल से सरकार चलाने का काम किया, एक राजनीति उन्होंने त्यागा नहीं। और ये बात वो बहुत अच्छा मैसेज भी दे रहे कि हेमंत सोरेन को भी त्याग पत्र, मतलब अपने मतलब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये एक राजनीतिक हथियार है कि ये जो विपक्ष में अगर कोई सरकार है जहां इनकी सरकार नहीं बनती, ये लोग या तो लोटस ऑपरेशन चलाते हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को खरीदते हैं या सरकारें तोड़ते हैं। तो ये सरकार तोड़ने का एक काम है। नहीं, अगर ऐसे ही मापदंड से अगर इस्तीफा दिया जाता तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। केजरीवाल जी को अंदर भेजना साजिश है, ये तो कहा था ना। हाँ जी, साजिश तो है ही, षड्यंत्र है, साजिश है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है। मैं जब खुद कुरुक्षेत्र, मुझे याद है कि शाम को इवनिंग में भी आप लोग मतलब स्काइप कॉल मुझे आ रही थी, मैं जब वहां कुरुक्षेत्र में कैंपेन कर रही थी। और मैं आपको बता दूं, कैंपेनिंग के दौरान भी मैंने लोगों से, मैं जवाब नहीं देती, मैं सिर्फ सुनती हूँ सबसे पहले, क्योंकि सुनना चाहिए। आप तभी जानते हो कि असलियत में जनता क्या चाहते हैं। हर किसी को पता है कि जो भी जितने भी ये जनता को जो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ बैठ करके हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो इतनी मतलब झूठी बातें कर रहे हैं कि इन सारी झूठी बातों से लोगों का परसेप्शन, सभी लोगों को समझना होगा कि जनता को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं, जनता बहुत समझदार नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप बहुत अच्छे से जनता ये पता है क्या, ये भूल जाते हैं। मैं देखिए थोड़ा समय की पाबंदी है। पिछले 2019 के चुनाव में भी अगर आप वोटिंग रेशियो देखें तो 38% वोटिंग मिली थी बीजेपी को, सिर्फ 38%। तो इस देश का जो विपक्ष है ना, जिसको ये कमजोर समझते, सबसे बड़ा विपक्ष सिर्फ जनता है। तो ये जो बीजेपी या इनके चाटुकार नेता प्रवक्ता से लेके, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि जनता से ऊपर कुछ नहीं है। और इस जनता में जो है, हमारा देश से ऊपर कोई पार्टी का अस्तित्व ऊपर नहीं है। तो इस चीज के ऊपर हमारे नेता इस देश में नेता है, वो पूरी जनता की आबादी के 1% भी नहीं पहुंचते। खैर रोकूंगी आपको यहाँ पर। नीरज जी, अब आपसे जवाब चाहूंगी। दीपक जी ने जो सवाल आपसे किए थे कि अब ईवीएम सही है, कि आप कह रहे हैं कि इस बार तो हम पूरे बहुमत से जीतने वाले हैं, तो ईवीएम पर सवाल क्या अभी उठाएंगे या बाद में उठाएंगे? मेरे बड़े भाई राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हैं, इन्होंने बातों को घुमा दिया। मैंने झारखंड की बात की थी, वो हम सीट जीतेंगे, पूर्ण बहुमत नहीं बोला। नंबर 1, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। ये हंस रहे हैं और मुझे लगता है ये बीजेपी प्रवक्ता ज्यादा है, राजनीतिक विश्लेषक कम है। मैं इनसे विनती करूंगा, आप राजनीतिक विश्लेषक दोनों पार्टियों को विपक्ष का भी
और आपका फर्ज बनता है विपक्ष का भी और सत्तारूढ़ पार्टी का, दोनों को विच्छेदन करना चाहिए। आप उनकी बात करते हो। मैंने जो मोदी जी का नाम लिया था, इन्होंने कहा था कि बीजेपी में परिवर्तन का नियम है, तो मैंने इस बात को बोला कि मोदी जी को चेंज कर दो। ये हमारे राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए। मैं इनसे पूछा था राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर है क्या? वो हमने राहुल गांधी जी पर नारा लगता था। मैं इनको दूसरी बात, हमेशा राजनीति में इस चीज क्यों आरोप लगाए जाते हैं? बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है। अब आप अंबानी को देख लो, बड़े बड़े उद्योगपति उनके बेटे, तो यह क्या परिवारवाद है? नौकरी वाले का बेटा नौकरी करता है। हो सकता है आप राजनीतिक विशेषज्ञ, मैं प्रवक्ता हूं, मेरा बेटा प्रवक्ता बने, तो आपका राजनीतिक विशेषज्ञ, तो क्या ये परिवारवाद है? ये कैसा परिवारवाद है? राजनीति में किसी का बेटा परिवार में आ जाए तो परिवारवाद हो गया। बिजनेसमैन कोई बिजनेसमैन कर रहा है, उसका बेटा है तो परिवारवाद नहीं लगता। भैया जिसका परिवारवाद होगा तो उसका, अगर वो अपने इसको बढ़ा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? आप परिवारवाद की बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू से लेकर तक बात करते हैं। आज हमारे खड़गे जी बाहर के पर गांधी परिवार से बाहर है, तब भी इनको दिक्कत है। देखिए, मैं इनसे विशेषज्ञ ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों पार्टी को फिक्स कर दिया, आप दोनों पार्टी के राजनीतिक विशेषज्ञ, ना कि बीजेपी के हैं। और मुझे तो ये लगता है आपके 15 लाख खाते में आ गए हैं, तभी आप बीजेपी के इतना गुणगान कर रहे हैं। हो सकता है उसके बाद भी 15 लाख आ गए हैं, 2 बार 30 लाख आ गए बड़े भाई। अगर 30 लाख आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। आप बीजेपी का कीजिए, मुझे कोई कुरेज नहीं आप, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एज ए राजनीतिक एनालिसिस होने के कारण आप विपक्ष और सत्तारूढ़ दोनों पार्टियों को अध्ययन कीजिए। चलिए ठीक है दीपक जी यहाँ पर एक आप जवाब दीजिएगा इसका, लेकिन एक और सवाल मेरा है। ये चरण है, यानी फिर इस बार का मतदान जो प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है, उस पर सबसे बड़ी टिप्पणी जो हो रही है ना, वो आरक्षण को लेकर के हो रही है। बार बार कहा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी अपना बयान देती है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस अपना पक्ष रखती है। तो इसमें आप क्या देखते हैं, कितना महत्व रखता है या फिर कितना असर ये डालता है चुनाव पर? ये बड़ी बड़ी बातें, चाहे आरक्षण की हो, चाहे राम मंदिर की हो। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ ठीक। हाँ जी। मैं नीरज जी से निवेदन करूंगा कि मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुने, ताकि कम से कम शायद उनके मन का जो वहम है कि मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूं या मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा। नहीं, तो आप भाजपा की तरफ से बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा। अभी रुकिए, आप सुनिए। भारतीय जो भारत का जो इलेक्शन है वो हमेशा कभी भी IQ बेस्ड नहीं रहा, वो हमेशा EQ बेस्ड रहा है। इंटेलिजेंस उसमें कभी भी नहीं आई, आंकड़े कभी भी काम नहीं कर पाए। उसके अंदर इमोशंस को जब भी डाला गया तो उसमें जिस भी पार्टी ने इमोशंस को ढंग से डाल लिया वो आगे निकल गई। अभी चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो भाजपा की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, और इसके अलावा भी और जितने दल हैं वो सभी इमोशंस को डालने की कोशिश करते हैं। तो किसके नाम तो लीजिए सर। अरे सुन तो लीजिए, आप बीच में इतने बेताब मत होइए सर, अभी लंबा चलना है आपको, अभी डिबेट कोई खत्म नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा डाल देती है, कांग्रेस कहती है कि इमोशंस डाल रहे हैं। कांग्रेस कह देती है कि आरक्षण की, जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं, वो इमोशंस डाल रहे हैं कि हम सबकी बराबरी की हिस्सेदारी देंगे। उसके ऊपर भी ये भी इमोशंस डालने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, अब वो स्वयं कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी इंटरिम बेल पे बाहर आके वो पीछे केजरीवाल जी की फोटो लगाए बैठे हैं जेल में। तो जिससे जो इमोशन डाला जाता है वो उस इमोशन को इसमें डालते हैं, ठीक है। और तो ये तो आपकी बात का जवाब होगा नीरज जी की मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे खाते में 15 लाख आए या 20 लाख आए या 15 लाख कटे, इस चीज में अब आपको कोई संशय नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो आप बोले थे, आपकी बात का जवाब किया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बोली थी उनके लिखे हुए पॉइंट उनको जवाब देंगे, भाजपा वाले से बोलेंगे, भाजपा वालों से भी सवाल पूछेंगे। टू द पॉइंट और पढ़े लिखे की तरह जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे धोते हैं। ऐसे जो आते हैं ना, जो चाटुकार लोग, उनको अच्छा धोना आता है मुझे। आप बोलिए, सुन रहे हैं आपकी बात। किसे चाटुकार कह रही है? पर्सनल अटैक नहीं, अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, अपने अपने यहाँ पर विचार रखिए, पर्सनल अटैक नहीं। हाँ दीपक जी अपनी बात खत्म कीजिए, अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद से शर्मा जी कोई बात नहीं, मैं अपने देश का चाटुकार हूँ, मैं अपने देश के बारे में सोचता हूँ। नहीं हो, बिल्कुल नहीं। आपने जो जवाब दिए, आप जिस तरीके से आए, मुसलमान हिंदू नहीं, एक बात देखिए, आपके आस पड़ोस में नहीं होगा। एक एक करके अभिता जी एक एक करके सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं, विशेषज्ञ तब बनते हैं आप। और रही बात, आप सत्ता में बीजेपी है, अगर हम सत्ता में होते तो आप
प्रश्न पूछने के लिए बिल्कुल। और आप अबिता जी रोकोगे आप थोड़ा सा धीरे धीरे, एक एक करके आ रही हूँ। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर आप कुछ बोल रही है तो वो बीजेपी को लग रहा है कि आप पक्षपात कर रही है, फिर कांग्रेस कुछ बोल रहे हैं तो वो उनको लग रहा है, तो वो स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप सुन लीजिए एक बार, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, ठीक है? दीपक जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद शर्मा जी आपके पास आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछा, देश की जनता ने पूछा कि जब आपकी नानी जी ने ये कह दिया था कि इस राम मंदिर में मेरे राम बस ही नहीं सकते, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आशीर्वाद लेने कैसे चले गए? मुसलमान वो बोल नहीं रहे जाना चाहिए था। अबिता जी अगर एक एक करके आप बोलेंगे ना तो आपस में सुन पाएंगे क्या? आप एक दूसरे को जवाब देंगे? बताइए, नहीं आप लोग बताइए मुझे, क्या एक दूसरे को जवाब देंगे जब तक आप एक दूसरे को सुनेंगे नहीं? क्या मनीष सिसोदिया ने नहीं बोला? चलिए ठीक है, आप लोग सुनेंगे एक दूसरे को। रोकूंगी क्योंकि इस तरीके से चर्चा हो ही नहीं पाएगी। रोकूंगी, यहाँ पर ब्रेक पर चल रहे हैं, रोकूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दिन भर लगातार कवरेज जारी है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। शुगर, बीपी, हाई बीपी, पाइल्स की बीमारी, बवासीर जिसे हम कहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो इंसान को गिरफ्त में ले रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रोग जो है वो है शुगर। ये कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का एक पोटली है ये। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए वैद्यवान का डायबिटीज कंट्रोल पाउडर जो है वो आपके लिए बनाया गया है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर फायदा बताइए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है। उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं, जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं। और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make
Dosa's faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में। लगातार चर्चा जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर यह मतदान चल रहा है और सुबह 7 बजे से ही लगातार लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हर एक सीट की अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी के साथ ही दिन भर की ये चर्चा भी जारी है। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। अब शर्मा जी, आपके पास आते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूं, सटीक जवाब दीजिएगा। तेलंगाना की हैदराबाद सीट बहुत ही हॉट सीट है। 1884 से अब तक सिर्फ और सिर्फ ओवैसी परिवार का उस सीट पर कब्जा रहा है। आपने माधवी लता जी को उतारा है, जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे को प्रखर तौर पर उठाया था, काफी चर्चा में उनका नाम आया था। तो क्या लगता है, क्योंकि 1999 से अभी तक असदुद्दीन ओवैसी वहां पर है, उससे पहले उनके पिताजी उस सीट पर थे, क्या उस सीट पर सेंधमारी कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? हमारी कैंडिडेट बहुत बड़ी समाज सेवी है और हर वर्ग में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और धार्मिक प्रवृत्ति की बहन जी है। तो मैं समझता हूं इतनी बड़ी समाज सेवी होने के नाते इसका बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा मुस्लिम महिलाएं बहुत ज्यादा उनका साथ दे रही हैं। मैं समझता हूं कि ये इतिहास दोहराएंगी और क्या नाम है, मोदी जी को 400 पार करने में बहन जी का महत्वपूर्ण योगदान होगा और ये वहां से बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगी और ओबीसी की जमानत जब्त करेंगी। क्योंकि 4 बार तो ओवैसी जी ही वहां से सांसद रह चुके हैं, उससे पहले लगातार उनके पिताजी थे। मतलब 1884 से अब तक कोई भी ओवैसी परिवार के अलावा वहां पर सांसद नहीं बन पाया। मैं क्या कह रहा हूं, ये जीतेंगी क्योंकि इनको तो 36 बरादरी का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का आशीर्वाद है और ये सबका आशीर्वाद लेती आगे बढ़ रही हैं और विशाल जन समूह इनके साथ है, महिलाएं बहुत ज्यादा है इनके साथ में। वहां पे ये चीज नहीं है, वहां पे तो ये बहुत बड़ी परोपकारी हैं, समाज सेवी हैं, इनको समर्थन मिल रहा है 36 बरादरी का। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अपना आप में एक परिवर्तन होगा और आदरणीय बहन जी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे और ओबीसी जी हारेंगे। क्योंकि ऐसा है, काम बोलता काम। ये बहुत बड़ी समाज सेवी आप देख रहे हैं, इनकी भीड़ मैं टीवी पर देख रहा था, विशाल जन समूह इनको मिल रहा है, उनका सबका समर्थन है, उनका आशीर्वाद इनके साथ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आदरणीय बहन जी गुस्सा कर रही थी, हमारे ये जो विश्लेषक जी हैं ये बोल रहे थे, तो इनके बारे में आदरणीय बहन जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही थी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई साहब हैं नीरज भाई, ये भी कुछ बोल रहे थे। ये हमारे गांव में एक परिवार है ज्योति जी, वो क्या कहता है, वह जो हमारे पक्ष की बात करेगा ना, हम उसी न पंचायती मानेंगे और न पंचायती नहीं मानेंगे। ये तो दोनों वो काम कर रहे हैं। वह जो जहां पर ये जीत गए वहां तो ईवीएम मशीन ठीक है, और जहां ये हार गए भाई मशीनें खराब है, मशीनें खराब है, ये तो वो काम कर रहे हैं। और इनकी हार निश्चित है, मोदी जी 400 पार करने जा रहे हैं। हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और ये हमारे ऊपर अधर्मी का आरोप लगा रही थी, बहन जी भी कह रही थी, कांग्रेस वाले भी कह रहे थे। देखो, धर्म और अधर्म की लड़ाई कहां से शुरू हुई? कांग्रेस ने शुरू करी। डिवाइड एंड रूल किसने अपनाया? कांग्रेस ने अपनाया। क्योंकि जब देश 2 भागों में किसने बांटा? जिन्ना साहब आप पाकिस्तान ले लो, नेहरू जी आप हिंदुस्तान ले लो, आप यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाओ, पाकिस्तान का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये तो नींव ही कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल से रखी गई थी। और रही बात, भाई साहब ने बेरोजगारी की बात कही थी, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप बेरोजगारी का मूल कारण पाइए, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? सभी देशों ने अपनी अपनी जनसंख्या घटा ली, चाइना ने भी घटा ली। 60 साल तक इनका राज रहा, क्यों नहीं जनसंख्या घटाई भाई? विशेष समुदाय की तो आबादी लगभग 44% बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी लगभग 8% घटी है। ऐसा क्यों? अच्छा होता है ये उस समाज को भी प्रेरित करते, उत्साहित करते, उनको भी जनसंख्या नियंत्रण बिल लाते ये,
उनको भी कहते भाई जनसंख्या ना बढ़ाओ, बेरोजगारी फैलेगी, अच्छा ये है कि आप जनसंख्या घटाओ। और उधर से इन्होंने हिंदुओं का तो पकड़ पकड़ के वो क्या नाम है नसबंदी कर दी, उन भाइयों को छूट दे दी, एक भाई 4 शादी कर सकता है, मर्जी जितने बच्चे पैदा करो। ये क्यों है भाई? अरे भाई ये रोना रोते टीवी पर आके आबादी बढ़ गई, वो क्या नाम है बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। अरे बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्यों बढ़ी? आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी। एक विशेष समुदाय में तो आबादी बढ़ा दी, अरे क्या आपने घटा दी? ऐसा क्यों? दोहरा मापदंड क्यों बढ़ाया आपने? क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल है? क्यों नहीं आप समान नागरिक संहिता बिल है? किसने रोका था आपको? और फिर यहाँ पर रोना रोकते हैं भाई क्या करें, बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी। अरे इसका मूल कारण तो है बेरोजगारी बढ़ी क्यों है? बेरोजगारी बढ़ाने का मेन कारण है कांग्रेस। जब सब देशों ने अपनी अपनी जनसंख्या घटा दी, कांग्रेस ने क्यों नहीं जनसंख्या घटाई? किसने रोका था? अब वो सारा काम जो इन्होंने जो क्या नाम है ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं उसको ठीक करने लग रहे हैं, और मोदी जी धीरे धीरे उसको ठीक कर रहे हैं, और देश की जनता जाग चुकी है, इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, ऐसे ऐसे काम मोदी जी ने किए हैं वो विरला ही कर सकता है। जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई है, इस देश के ऊपर अधर्मियों का राज बढ़ा है, अधर्मियों का अत्याचार बढ़ा है, किसी महान आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है, और चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हों, चाहे भगवान क्या नाम है श्री रामचंद्र जी हों, चाहे वो क्या नाम है विश्वकर्मा जी महाराज हों, चाहे वो संत कबीर जी हों, चाहे वो भगवान परशुराम जी हों, चाहे वो रविदास महात्मा जी हों, तो कोई न कोई महान आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है। ये मोदी जी भी कोई मामूली आदमी नहीं है, ये भी किसी महान आत्मा का पुनर्जन्म है, क्योंकि ये इन्होंने काम किया है, ये कोई मामूली काम नहीं है। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था भाई धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हट जाएगी, शर्मा जी लौटूंगी, समय की पाबंदी है, लौटूंगी आपके पास। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास। दीपक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बाद से नीरज जी और अभिता जी आप दोनों के पास आऊंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आखिरकार चुनाव तो मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी कितने दावे कर ले, कितने वादे कर ले, चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। और इस बार की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के अपने अलग मुद्दे हैं, वो कहती है स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस कहती है कि हम रोजगार है, महंगाई है, इन सब चीजों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी की जहां बात आ जाती है, वो कहती है कि ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और 1 करोड़ लोगों दीदियों को हमने लखपति दीदी बना दिया, और भी लक्ष्य बड़ा रखा गया है। तो इन सब के बीच में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं इस चुनाव में, या फिर इनके इतर भी कौन सी जरूरी मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के जनता इस बार आगे बढ़ रही है? देखिए, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता ने अभी काफी सारी बातें कही, उनके ऊपर भी मैं कुछ पूछना चाहूंगा उनसे। अभी देश का चुनाव, अभी मैंने पहले भी कहा था कि भारत में ऐसा कभी भी नहीं रहा कि चुनाव इंटेलिजेंस बेस्ड रहा, आईक्यू बेस्ड कभी भी नहीं रहा, ईक्यू बेस्ड रहा, इमोशन बेस्ड। भारत के चुनाव में हमेशा इमोशंस तो डाले ही गए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राम मंदिर का सबसे ज्यादा इमोशन डालने की कोशिश कर रही है। वो सफल कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं, वो 4 तारीख को पता चलेगा। उन्होंने विकास के काम गिना दिए, माधवी लता जी के काम गिना दिए। माधवी लता जी का समाज से भी बताया उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया काम क्या किया उन्होंने। ठीक है, अब उनको कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी नहीं है, ये तो वही बताएंगे। एक सवाल इनसे ये है कि सरकारी नौकरियां बहुत सारी खाली पड़ी है, उनके ऊपर भर्ती निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि नौकरियां ऑलरेडी बनी हुई है, वो पद खाली पड़े हैं, उनके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, तो भर्तियां निकालना वो क्यों नहीं हुए आज तक? आपने देश ने 2014 और उससे अधिक बहुमत देके 2019 में आप लोगों को जिताया। आपके कितने सांसद ऐसे रहे जो बिल्कुल जनता के बीच में अनुपस्थित रहे, 5 साल दिखे ही नहीं? क्या सिर्फ जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की और केंद्रीय मंत्रिमंडल की होती है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए? तो ऐसे तो फिर एक ही सीट पे चुनाव कर लेते हैं। आपने इतने सांसदों की टिकट बदली, सिटिंग सांसदों की जो 2 बार से बने हुए थे उनकी टिकट काटी, जो एक बार बने हुए थे उनकी टिकट काटी। बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पे 2014 में दूसरा कैंडिडेट तो 2019 में दूसरा और 2024 में दूसरा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको 150 करोड़ के देश जनसंख्या में एक 543 व्यक्ति ऐसे नहीं मिल पा रहे क्या कि जो अपने क्षेत्र में भी मौजूद रहे, लोगों की बात सुने, अपने कार्यालय में मौजूद रहे?
हनीमून मनाने जाते हैं आपके सांसद, इधर उधर घूमने जाते हैं, दिल्ली में बैठे रहते हैं, अपने रिजॉर्ट्स में बैठे रहते हैं। आप लोगों को काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है, इस चीज में कोई शंका नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी जिनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा गया। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत सारे काम किए, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी रहे जिनकी तरफ नजर उठा के उन्होंने नहीं देखा। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री है, बिजली फ्री है, पूरे देश में सबसे पहला बिजली का मॉडल वो लेके आए। स्कूलों वाला जो मॉडल है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कांग्रेस में शीला दीक्षित की दिल्ली में जब सरकार थी, उन्होंने इतने सारे फ्लाईओवर्स बनाए, उन्होंने डेवलपमेंट किया, पीडब्ल्यूडी को बिल्कुल फ्री रखा, है ना। जल बोर्ड का बिल्कुल गांव गांव गली गली में उन्होंने जल पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे छोटे, लेकिन एक चीज को बता के अपनी कमियां कोई भी व्यक्ति टीवी पे स्वीकार नहीं करेगा, ना आम आदमी पार्टी करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। लेकिन उनकी नैतिक जिम्मेदारी इतनी जरूर बनती है कि जिन क्षेत्रों की तरफ, जिन कार्यों की तरफ उन्होंने नजर उठाकर नहीं देखी, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। इमोशंस डालिए, इमोशंस डालने से कोई नहीं रोक रहा आपको। हर पार्टी का एक इमोशनल स्टैंड है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो आप डालिए। जो अच्छे से डाल पाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन जीतने के पश्चात काम करना आप लोगों का धर्म बनता है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप काम करने के नाम पर जीत कर आते हैं, उन तरफ देखना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लोगों को अब वो समय नहीं रहा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, 5 साल विश्राम करेंगे और फिर उसके पश्चात आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछिए ना, नितिन गडकरी, विदेश मंत्रालय, एनएचएआई, विदेश मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और फाइनेंस, इनके अलावा किस डिपार्टमेंट ने अपने क्षेत्र में काम किया? ठीक, इस पिछले सरकार में लगभग 2 साल तो कोविड पेंडेमिक में निकल गए। कोविड पेंडेमिक के बाद ये किसान आंदोलन हो गया। कृषि मंत्रालय ने कितना काम किया, ये पूछने का विषय है। किसी ने पूछा क्या? नहीं पूछा। बाकी जितने भी सामाजिक समरसता के जो मंत्रालय है, उन्होंने कितना काम किया, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। हेल्थ मिनिस्ट्री में कितना काम हुआ, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तो ये सारे सवाल जनता भी पूछ रही है, इन प्रवक्ताओं को भी पूछने चाहिए। आप बीजेपी प्रवक्ता को भी समझना पड़ेगा, आप 10 साल से पावर में बैठे, आपको लोगों के बातों का, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ इमोशंस में डाल के चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस वालों को भी समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी और सभी नेताओं को समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को निश्चित तौर पर मुझे लगता है कुछ संतोष यहाँ पर हुआ होगा। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे, ठीक है, मैं आऊंगी अभिता जी आपके पास। थोड़ा सा संतोष इन दोनों को हुआ है, उनकी स्माइल बता रही है। लेकिन दीपक जी, 2-3 मुद्दे ऐसे स्ट्रांग बताइए जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव को लेकर के इस बार। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिएगा। मुद्दे, एक तो आपने नौकरी बताई, सरकार जो बैठी रहती है, सरकार जिस पार्टी की होती है, वो सिर्फ ये बताते उन्होंने काम क्या किया, अगर चुनाव मुद्दों का है तो। और विपक्ष का काम रहता है, विपक्ष वो मुद्दे गिनाती है जिन पे काम नहीं हुआ। जो सुधर गए उनको सरकार उठाती है, जो बिगड़ गए उनको विपक्ष उठाता है। सरकारी नौकरियों का था, सांसदों की अनुपस्थिति रही, इसके अलावा किसानों की किसी समस्या का समाधान आज तक सॉलिड तरीके से नहीं निकल पाया है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है दीपक जी, रोकूंगी, समय की थोड़ा सा पाबंदी है। अभिता जी, उम्मीद है थोड़ा सा संतोष आपको हुआ होगा इस टिप्पणी के बाद। छोटा सा जवाब आपका चाहूंगी। अभिता जी है कि हम भी अपना पक्ष, हम पार्टी के प्रवक्ता तो पक्ष रखेंगे, बट अगर एक विशेषता है तो उसको न्यूट्रल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सभी का कमी बताए, क्योंकि वो जनता के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो हम भी हों सरकार में तो भी हमसे पूछे। किसी एक को पर्टिकुलर टारगेट करना थोड़ा अच्छा नहीं है। और रही बात, दूसरी बात, उन्होंने एक बीच में आवाज तो नहीं पूरी में सुन पाई, बट एक चीज उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी का नेता है वो अपनी गलती नहीं मानता अगर उसे कुछ हो जाता है या जो भी। मैं आपको एक बात मुझे यहाँ से याद आई कि जब टीटीसी की बस थी, उनकी पेंशन लेट हुई तो वो पेंशन टाइम पे नहीं दे पाए, और अरविंद केजरीवाल जी ने मार्च या फेब के एंड में आकर के अपने वोट, मतलब जो भी जनता है उनसे बात करी और इस चीज के लिए माफी मांगी कि ये काम था और मुझे जल्दी करना चाहिए था, बट लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने ऑर्डिनेंस बिल लाकर दूसरी चीजों से मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर मतलब
मतलब नहीं चलाने दिया, काम में दिक्कतें की, तो उससे वो डिले हुआ। उस डिले पर भी अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। तो होता क्या है कि पूरी बात, सारी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती या लोग उनके बारे में पढ़ नहीं पाते। यही तो वो कह रहे हैं, देखो दीपक जी ये कह रहे हैं कि काम आप करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस काम में जो कमियां आ रही हैं, आपने काम करवा लिया, आपने चला दी कोई योजना, लेकिन उसको आप पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर खामियां हैं, उन पर बात करना भी तो बनता है ना। हाँ, वो बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, उसमें हम अपने पक्ष ये रखेंगे कि देखो, सेंटर से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला हमें, जैसे मिलना चाहिए था। जिस तरीके का सहयोग एक होता है ना कि देखिए, हमारे नेताओं के ऊपर ईडी की जांच करवा रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, तो आप एक तरीके से देखिए कि अभी भी हमारे शीर्ष नेता को डाला गया। तो आप जब पूरे देश में, विदेश में, वही बात हो जाती है, फिर वही वाली बात हो जाती है कि कोर्ट पे सवाल उठाना, ये उधर उठाना, उधर उठाना। खैर ठीक है, हाँ जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। अभी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से इन्होंने एक और प्रश्न उठाया था, रामराज जी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जेल में डाला है, तो इन्होंने वो वर्डिक्ट नहीं पढ़ी, तो वो वर्डिक्ट भी इन्हें पढ़कर आनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर जितनी भी जो अभी जैसे मतलब बार बार उनके वक्तव्य सुनकर यही लग रहा था कि उनको कितने भी फैक्ट्स बता लो, बहस के आगे बीन बजाने वाला काम हो रहा है। तो हमें जो भी है यहाँ पर अगर आते तो हमने नफरती भाषणों या वक्तव्य है या कोई हिंदू मुस्लिम इन बातों और या जाति पाति पर बात करने से बचना चाहिए। एक अच्छे जो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, उस पर बहुत अच्छे से बहस होनी चाहिए, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो विशेषज्ञ हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें मुद्दों के लिए अपने ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट करो, ये आगे लेकर मापदंड तो दिल्ली सरकार अपना रही है। मौलवियों की तो तनख्वाह बांध दी, पुजारियों ने, ग्रंथियों ने क्या कसूर किया है वो भी तो बताइए आप। वो वहां पर हैदराबाद की सीट में उन्हें जिता देंगे। जब उनसे मतलब देखिए, जब सहयोग लेने की बात आती है तो मुसलमानों से वोट भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, ठीक है। और फिर वही आज सुबह प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आरक्षण नहीं होगा धर्म के या जो भी, ठीक है। ये बात देखिए, ना तो कोई धर्म की बात होनी चाहिए, ना जाति की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी भी बात का समर्थन करो आप, उन्होंने सही कहा है। मुख्यमंत्री हो और आपका ड्यूटी है, आपका जिम्मेदारी है कि आप सभी वर्गों को आगे लेकर के उस देश को आगे बढ़ाओ। तो देश नंबर 1 तभी होगा जब आप लोगों को शिक्षित करोगे। और जैसे यहाँ पे हमारे विशेषज्ञ एक बात बोल रहे थे कि हम इमोशनल क्वेश्चन पे ज्यादा वोटिंग होती है। डेफिनेटली यहाँ इंडिया में होता है ये चीज, बट लेकिन इसी चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसको इम्प्रूव सिर्फ शिक्षा के माध्यम से इम्प्रूव किया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल बेसिस पे आप वोटर्स को क्रिएट कर सकते हो और ये चीज आम आदमी पार्टी कर रही है। और यही चैलेंज है बीजेपी के सामने। वो वोट अंधभक्ति से लेते हैं और जबकि आम आदमी पार्टी है वो वोट वो अपने वोटर्स को सक्षम बनाना चाहती है, उनको इंटेलेक्चुअल बेसिस पर वो वोट डाल पाए, बेटर डिसीजन ले पाए इस चीज के लिए। तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी उस चीज में काम कर रही है और एक हर पार्टी को काम करना चाहिए। इस पर एक दीपक जी कुछ आपत्ति जताना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपका जवाब लूंगी। उससे पहले दीपक जी नीरज जी के पास जाना होगा। नीरज जी, तीनों को आपने सुना, तीनों की बात पर टिप्पणी आपकी चाहूंगी। ठीक है, तीनों की बात में मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। ना आम आदमी पार्टी के हाथ में कुछ है, ना बीजेपी प्रवक्ता साथी में कुछ है, ना हमारी पार्टी। सब जनता जनार्दन मालिक है लोकतंत्र में। जनता तय करेगी किसने विकास किया, किसने नहीं किया। लेकिन मैं दीपक जी की एक बात से सहमत हूं, सभी तक केंद्र में किसी भी सरकार हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे केंद्र में हो, सबको अपने सरकार की समीक्षा करनी चाहिए, अपने एमपीओ की वो लेना चाहिए, रिपोर्ट लेनी चाहिए, चाहे एमएलए हो, उन्होंने कितना काम किया क्या नहीं किया। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये सभी पार्टियों पर लागू होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे और की पार्टी हो। ये तो एक अच्छा काम है कि अपनी पार्टी की समीक्षा करेंगे, सांसदों के कार्यों की समीक्षा करेंगे, तो उससे जनता को भी बेनिफिट मिलेगा और पार्टी को भी बल मिलेगा। लेकिन लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अब ये देखिए लोकतंत्र का चुनाव है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हमें जनता पे तय करना चाहिए। हर पार्टी अपने दावा करेगी, मैं भी करता हूं, आम आदमी भी करेगी, इंडिया गठबंधन भी करेगा, बीजेपी वाले भी करेंगे, लेकिन जनता ही तय करेगी जनता किसको राजा बनाती है, जनता किसको अपने पलकों में बिठाती है। ये हमें जनता पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, जनता निश्चित तौर पर उसी को पलकों पर बिठाएगी जो उसके मुद्दों को सामने लाएगा, वो जो उनकी मांगों को पूरा करेगा। खैर रोकूंगी आपको यहाँ पर। शर्मा जी, एक बड़ा सवाल जो दीपक जी ने कहा कि इतनी बड़ी देश की जनता है, उसमें से मात्र 550 के तकरीबन ही लोग ऐसे चुनने हैं जो अपने क्षेत्र में जा सके, जो लोगों को सुन सके। वो कह रहे हैं कि 2-4 विभाग छोड़ करके आप बता दीजिए कि बाकी विभागों में क्या हो रहा है। इस पर विचार करने का, मंथन करने की बहुत जरूरत है।
दीपक जी कह रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, आप एक एक पॉइंट पर आ जाइए, चाहे वो किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवा शक्ति की बात करें, इसी पर तो हर सवाल क्षेत्र में उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वास्थ्य में क्या किया। बताइए, सही आंकड़ा तो दीजिए इनसे, ज्योति जी। इसी पर तो वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में आप काम बताइए, कृषि मंत्रालय में आप काम बताइए। आप हरियाणा में प्रचार करें, हरियाणा के लाल, हरियाणा के लाल। अरे हरियाणा के लाल, हरियाणा में पानी तो लाते हैं SYL का। हरियाणा का हिस्सा तो दिलवा दे चंडीगढ़ में से, फिर टैक्स उतरने वाली बात हो गई। शर्मा जी, दिलवा दे। क्या मूल्य का वोट मांगोगे आप वहाँ पे कुरुक्षेत्र में? अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अभी दीपक जी के सवालों का जवाब दे दे भाई। पंजाब में जाके कहता है हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली में जाके कहता है कि हरियाणा पानी नहीं देता। शर्मा जी, पानी कहाँ से लाएगा? आपने सवाल शायद सही से सुना नहीं। आम आदमी पार्टी रही बात ये भाई साहब कह रहे थे, ये हमारे दीपक जी कह रहे थे, दीपक जी नौकरियों के बारे में इन्होंने कहा सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी, हमने हरियाणा में सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी है। आप इतिहास उठाइए। और दूसरा वो भरने हैं। पहले नौकरियां कैसे मिलती थी? मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के, अपनी जाति के, अपने परिवार के, अपने भाई भतीजावाद इस वाद के आधार पर नौकरियां देता था। माननीय मनोहर लाल जी ने इस परंपरा को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के 3 पीढ़ी खाली चली गई थी। क्लास 1 अफसर लग रहा अपना अपना गौरव की बात है। नए मुख्यमंत्री जी मोदी की नीतियों को और मनोहर नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और हम जनता के आशीर्वाद से कह सकते हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और इतिहास दोहराएंगे। आपने सवाल सही से सुना नहीं, फिर आप वही वाला जवाब दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी बड़ा मुद्दा है, सरकारी नौकरी में पद खाली है, कब भरेंगे ये पूछ रहे हैं वो। और वो मंत्रालय वाला सवाल मुख्य है। वो कह रहे हैं कि 2-4 मंत्रालय छोड़ के आप हमें काम गिनाइए। ये दीपक जी का कहना है। कृषि मंत्रालय का काम कह रहे हैं, कृषि मंत्रालय का काम। अब ऐसा ना पद खाली है, पद तो पहले से भी खाली थे। हमने 1.25 लाख के करीब नौकरियां दी हैं। कौशल रोजगार में हमने बच्चों को नौकरियां दी हैं। कौशल रोजगार में कांग्रेस के टाइम में क्या होता था? ये अपने खेतों को ठेका दे देते थे, 2-4 महीने रखा उसको धक्का मार के बाहर दे देते थे, ना उसको तनख्वाह देते थे। बहुत अच्छा होगा अगर हम ये छोड़ के कहें कि हमने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया। तो छोड़िए ना, कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने जो किया वो जनता ने उनको दिया। अब आप बताइए। वो कह रहे हैं मंत्रालयों की बात वो पूछ रहे हैं कि काम के हिसाब से वो मंत्रालयों की बात पूछ रहे हैं। नहीं, हर मंत्रालय हमारा अच्छा काम कर रहा है। आप बताइए कौन सा मंत्रालय हमारा खराब है? ले लो, एजुकेशन का ले लो, कोई किसी भी मैटर पर ले लो आप। कांग्रेस के टाइम में कितनी यूनिवर्सिटियां बनी थी, हमने कितनी बनाई? कांग्रेस के टाइम में कितने PGI बने थे? अब हमने कितने बनाए? आप खुद बताइए ना आप। और दिल्ली में तो इतना बंटाधार कर रखा है। और वहाँ पे पंजाब का सारा युवा है जो वो कहते हैं केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा हमें, वहाँ बर्बाद कर दिया सारा युवा को पंजाब में। आप कहते हैं दिल्ली का बंटाधार कर दिया। वो कहते हैं हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, ये कह रहे हैं, ये फिर अभी कह रही थी बहन जी, अगर राम नाम तुम्हारा है क्या? अरे हनुमान जी को आशीर्वाद देंगे, हनुमान जी के पुजारियों को तो आपने भूखा मार दिया। और उनकी क्या नाम है, ग्रंथियों को 5 पैसे नहीं दिए, पुजारियों को 5 पैसे नहीं दिए, और फिर आप उनका आशीर्वाद की बात देखते हो। वो तो आपको पुजारी। चलिए ठीक है। समय की कमी है, यहाँ पर रोकूंगी आप सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस चुनावी दंगल की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, पार्टियां अपना पक्ष रख रही है। तो क्या है पल पल की अपडेट, आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिन भर कवरेज जारी है।